झारखंड में मुसलमानों को लेकर अमित शाह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जब तक बीजेपी रहेगी मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने। ये वर्ड हैं किसके? अमित शाह के, कि जब तक बीजेपी रहेगी मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब ये मुद्दा गर्मा गया है कि मुसलमानों के खिलाफ हैं क्या अमित शाह? क्या अमित शाह मुसलमानों को देश का शहरी नहीं मानते हैं, देश का नागरिक नहीं मानते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने संविधान के हिसाब से बोला है कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, रिलीजन के बेस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो अमित शाह ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी धर्म के आधार पर, रिलीजन के बेस पर रिजर्वेशन नहीं है। अब ये बात आई क्यों, ये मुद्दा उठा क्यों? महाराष्ट्र में इलेक्शन की तैयारी चल रही है। वहां पर महाराष्ट्र में कुछ मौलानाओं का डेलीगेशन मिला था किससे? राहुल गांधी से, और उन्होंने मांग की थी कि मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाए। जो मुस्लिम्स हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो जो मौलानाओं का ग्रुप था उन्होंने ये मांग की थी। तो उस एवज में, उसके रिप्लाई में आप कह सकते हैं, जो अमित शाह हैं उन्होंने अपना रिप्लाई दिया है कि मुसलमानों को तब तक तो आरक्षण नहीं मिलेगा जब तक हम सत्ता में हैं, यानी कि बीजेपी है। तो इनका स्टेटमेंट है, जब तक बीजेपी है मुसलमानों को नहीं मिलेगा आरक्षण। अमित शाह की राहुल गांधी को चेतावनी। ये चेतावनी क्या है कि हम जो है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। तो अब ये जो मुद्दा है ये गर्मा गया है सियासत में। जो कांग्रेस और बीजेपी हैं इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस रैली वगैरह में जब ये लोग जा रहे हैं तो वहां पर ये मुद्दा उठा है। लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम देखेंगे। हमें इनके कमेंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो रिजर्वेशन है इंडिया में या आरक्षण है, उसका संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा या संविधान, उसमें रिजर्वेशन का या आरक्षण का क्या प्रावधान है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, भारत में आरक्षण क्यों है, क्यों इसको चलाया जा रहा है, कितने दिन तक चलेगा या चलाया जाएगा, इस पे सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने अभी इस पे स्टेटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया? क्या वो मुसलमानों के विरोधी हैं? क्या वो नहीं चाहते मुसलमान आगे बढ़ें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। तो रिजर्वेशन जो है इंडिया में, ये एक एज ओल्ड कास्ट सिस्टम है इंडिया का, जो उसके रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए एक कह सकते हैं आपके ओल्ड एज कास्ट सिस्टम जो है उसकी वजह से लाया गया था। आप सबको पता है कि जो SC ST लोग हैं, पुराने टाइम में जब अंग्रेज थे या उससे भी पहले जब भारत में कास्ट सिस्टम चला था, वर्ण सिस्टम चला था, तो जो शूद्र लोग थे, बाद में SC ST के लोग कह सकते हैं आप, उनको काफ़ी पीछे दर्जे पे धकेल दिया गया था। उनकी हालत बहुत खराब थी। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, समाज के मेन स्ट्रीम धारा में लाने के लिए उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ये सिंपल टर्म है, जो सीट्स हैं गवर्नमेंट जॉब में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या लेजिस्लेचर में, उस तीनों जगह पर आप कह सकते हैं कि इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और इसका एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा था इन लोगों के साथ, यानी कि जो जातियां मैंने बताई हैं, SC ST मान लो या आदिवासी मान लेते हैं, या जो भी पुराने टाइम पर शूद्र लोग थे जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में सबसे नीचे रखा गया था, तो उनके साथ ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से उनके साथ भेदभाव किया गया था। तो वो काफ़ी पीछे रह गए थे, काफ़ी पिछड़ गए थे वो, तो इसलिए उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और ये आरक्षण था कोटा बेस्ड, इनको एक रिजर्वेशन दिया गया कोटा बेस्ड, और ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पहचान है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो आप एक हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में चढ़ने के लिए आपके लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, लेकिन कोई दिव्यांग व्यक्ति है जिसके पैर काम नहीं करते, पैर थोड़े खराब हैं, तो उसके लिए क्या रैंप बनाया जाएगा? तो आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए रैंप क्यों बनाया गया, उसको चेयर पे बैठा के क्यों ले जाया जा रहा, उसको तो मुझसे ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपकी तरह, उसके जो दोनों पैर हैं वो सही नहीं है, वो सीढ़ियों पर नहीं जा सकता है। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है,
भेदभाव तो हो रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है, उसको वहां पर जरूरत है, क्योंकि आपके दोनों पैर सही हैं, उसके पैर सही नहीं है, वो चल के नहीं जा सकता, इसलिए उसको रैंप पे ले जाया जाएगा। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अगर SC ST को, या जो ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से जो जातियां थी पिछड़ेपन पे उनको डाल दिया गया था, पीछे धकेल दिया गया था, तो उनको अपलिफ्ट करना ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। और जो गवर्नमेंट है वो गवर्न करेगी अलग अलग पॉलिसीज और इनको अपलिफ्ट करेगी। इस वजह से ये जो रिजर्वेशन है वो लाया गया था। इस रिजर्वेशन का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले, इनका नाम याद रखेंगे। विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने 1882 में कास्ट बेस, जो कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन था, उसका सबसे पहला आइडिया दिया था। 1882 में ज्योतिबा फुले और विलियम हंटर ने कास्ट बेस जो रिजर्वेशन है उसको अप्लाई किया था, या कह सकते हैं इन्होंने इसको खोजा था। एक आपको पता है जो 1933 का एक्ट था, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने कम्युनल अवार्ड पेश किया था। कम्युनल अवार्ड क्या था कि जो सिख हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और इंडियन क्रिश्चियन है, या एंग्लो इंडियन है, या यूरोपियन है और दलित, इनको सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या था कि जो SC का कैंडिडेट होगा उसको वोट SC वाले डालेंगे, जो सिख होगा उसको वोट सिख डालेंगे, और जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको वोट मुस्लिम डालेंगे। तो ये आया था कम्युनल अवार्ड, इसको भी आप याद रखेंगे कि किसके द्वारा आया था। ये वहां के प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो 1933 में आया कम्युनल अवार्ड, और सबसे पहले कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन दिया था वो ज्योतिराव फुले ने 1882 में, विलियम हंटर ने दिया था। उसके बाद जो गांधी जी थे और अंबेडकर, गांधी जी को ये सेपरेट इलेक्टोरेट गांधी जी को बड़ी प्रॉब्लम दिया। उन्होंने सोचा कि सब लोग बट जाएंगे, हिंदू हिंदू को, दलित दलित को चाहेगा, मुस्लिम मुस्लिम को चाहेगा, सिख सिख को चाहेगा, तो बाकी जो हिंदू उनसे नफरत करने लग जाएंगे, तो देश अगर बट गया तो आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो इससे काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने एक पूना पैक्ट इनको समझाया, अंबेडकर को, और पूना पैक्ट साइन किया कि जो दलित हैं उनको हिंदू ही माना जाएगा, वो हिंदूज में ही रहेंगे। तो जब ये जो अंबेडकर है इनकी बात मान लिए, उसके बाद जब हम आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के बाद फिर इनको हिंदू धर्म में रहते हुए ही इनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब ये इंडिपेंडेंस के बाद हम इनको SC ST को अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि वहां पर बात मान ली थी। फिर बाद में OBC के लिए इनको, OBC को भी, क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेस और भी रह गई थी SC ST के बाद, उनके बाद मंडल आयोग था, मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद फिर OBC को भी आरक्षण में, रिजर्वेशन में डाल लिया गया। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हमारे यहाँ रिजर्वेशन हुआ, रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी क्यों, और अमित शाह ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो उसका क्या मतलब है। क्या वो मुस्लिम विरोधी हैं? नहीं, वो संविधान के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब मंडल कमीशन क्या था? आर्टिकल 340 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि बैकवर्ड क्लास के लिए राष्ट्रपति एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बैकवर्ड क्लास के लिए एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है। तो उसी क्रम में 1978 के दिसंबर में एक बीपी मंडल के अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में, वीपी मंडल की चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया गया, उसका नाम रखा मंडल कमीशन। और इन्होंने डिफाइन किया सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, और इन्होंने बताया कि इनके लिए मतलब क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। और बाद में ही इन्होंने बताया कि 27% रिजर्वेशन इनको दिलाना चाहिए। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में। जो मंडल कमीशन था, इन्होंने कुछ 11 पॉइंट थे जिसके आधार पर डिसाइड किया था कि ये जातियां बैकवर्ड क्लास में हैं। तो इन्होंने लगभग 3743 कास्ट थी जिनको बैकवर्ड क्लास में रखा, और 2108 इनको रखा डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास में। तो इन्होंने अपने जो 11 पॉइंट थे, इन 11 पॉइंट के हिसाब से कास्ट को डिसाइड किया था कि ये बैकवर्ड है, डिप्रेस्ड बैकवर्ड है, और उसके हिसाब से फिर कोर्ट ने इनको आरक्षण दिया था। फिर केस आता है इंदिरा साहनी केस 1992 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको अपहोल्ड किया जाए और 27% कोटा इनके लिए रिजर्व कर दिया जाए। किन के लिए? बैकवर्ड क्लासेस के। तो बैकवर्ड क्लास के लिए 27% कोटा दिया जाना चाहिए, लेकिन 10% जो है गवर्नमेंट जॉब में इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको भी दिया जाना चाहिए। तो 27% अगर इनको दे रहे हैं तो 10% इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो SC ग्रुप हो गया, एक ST हो गया, अब जो OBC वाले हैं उनको भी दे दिया। पर कुछ समाज ऐसा बचा जो जनरल था, लेकिन उस जनरल में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सर्वाइव करने में प्रॉब्लम करते, यानी कि गरीब थे। तो उन गरीबों को भी इकोनॉमिक के बेस पर 10% का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और इसी चीज को
2019 में बीजेपी 103rd अमेंडमेंट लेके आई थी इसी चीज को फॉलो करने के लिए, और 10% रिजर्वेशन दिया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और वही 2019 से EWS की कैटेगरी बनी जिसमें आप लोग फॉर्म भी भरते होंगे और 10% इसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको जो हम 10% देने के लिए बोल रहे हैं, ये 10% मिलने के बाद, इनको 27% मिलने के बाद जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन की लिमिट लगा दी कोर्ट ने कितनी, 50%। फिर उन्होंने इसी इंदिरा साहनी वाले केस में एक फैसला और दिया कि जो आप लोग ये अदर बैकवर्ड ला रहे हो उसमें भी आप क्रीमी लेयर लगाइए। क्रीमी लेयर क्या है कि एक तबका ऐसा होगा, एक ग्रुप ऐसा होगा जिसको अपलिफ्ट करके ऊपर लाया जाएगा। सपोज करो ओबीसी में किसी को जॉब मिल गई, अच्छा बिजनेस चल गया या पैसे कमाने लग गया वो, तो अब इसको किस में डालेंगे, क्रीमी लेयर में डालेंगे। क्रीमी लेयर मतलब मलाईदार तबका, कि ऐसा तबका जो ओबीसी में होगा लेकिन उसकी माली हालत अच्छी होगी, उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी होगी, तो उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। होगा वो ओबीसी में लेकिन वो क्रीमी लेयर होगा, उसको ओबीसी का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये भी किसने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। फिर अमेंडमेंट आता है आर्टिकल 15 और 16 में, इनमें एक क्लोज ऐड कर दिया और गवर्नमेंट को कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर। जब 2019 का एक्ट बनाए, 1/3 अमेंडमेंट हुआ, 103rd अमेंडमेंट, तो 103rd अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 15 और 16 में चेंज किए और इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है उसके आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए सरकार को कह दिया गया। और ये रिजर्वेशन था 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था, और उसके बाद जो 50% की लिमिट थी वो भी थोड़ी सी एक्सीड हुई, मतलब वो भी बढ़ गई। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोविजन देता है रिजर्वेशन के बारे में, ये तो कोर्ट की बात हो गई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, कोर्ट ने क्या कहा वो देख लिया, कोर्ट के प्रावधान क्या हुए, चेंजेस क्या हुए, अमेंडमेंट क्या हुए देख लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है रिजर्वेशन के बारे में। जो 16 पार्ट है वो रिजर्वेशन की बात करता है SC ST की, ये सेंटर और स्टेट की लेजिस्लेचर में, ध्यान रखना। 16 पार्ट ये SC ST को रिजर्वेशन की बात करता है सेंटर और स्टेट की लेजिस्लेचर में। और आर्टिकल 15 का क्लोज 4 और 16 का क्लोज 4 ये भी कहता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिजर्व करेगी सीट जो गवर्नमेंट सर्विसेज की होंगी, मेंबर ऑफ SC और ST, यानी कि SC और ST की सीट कहां पर गवर्नमेंट रिजर्व करेगी सीट, आर्टिकल 15(4) और 16(4) दोनों प्रावधान करते हैं। उसके बाद 77th अमेंडमेंट हुआ, 77वां संविधान संशोधन 1995 का, और एक क्लोज जोड़ा गया जो 4A था इसमें, आर्टिकल 16 में, और इसने गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना रिजर्वेशन प्रमोशन में। तो आर्टिकल जो 16 है उसमें प्रमोशन के लिए भी जोड़ दिया गया, मतलब कि जॉब में तो आप लोग दो गई, फिर जो प्रमोशन है उसमें भी आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ये आर्टिकल 16 में क्लोज 4 जोड़ दिया। फिर क्लोज 4 को मॉडिफाई किया कि भैया 85th अमेंडमेंट एक्ट में 77 में तो 4A को जोड़ा, लेकिन 85 में इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कि अब जो है जो कैंडिडेट है SC ST के, उनमें प्रमोशन तो आप दे रहे हो लेकिन सीनियरिटी को भी कंसीडर करोगे। पहले क्या था, सीधे SC ST है प्रमोशन दे दो, लेकिन अब सीनियरिटी को भी उसमें लाओगे, सीनियरिटी को भी ले, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी। जो SC ST है, मान लो उन्होंने जॉब ले ली, जॉब में ही प्रमोशन मिला। अब कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वो मेहनत करने की वजह से या अपने एज की वजह से प्रमोट नहीं हो रहा है, लेकिन SC वाला कैंडिडेट प्रमोट हो जा रहा है। तो यहां पे फिर से थोड़ा चेंज हुआ, अमेंडमेंट आया 85th अमेंडमेंट, और उसमें सीनियरिटी को भी कंसीडर किया गया। जो 81st अमेंडमेंट था 2000 का, उसमें आर्टिकल जो 16(4)B उसमें लाया गया। और अब क्या था, जो इनकी 50% की रिजर्वेशन की लिमिट थी, उस पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जितने भी वैकेंसी हैं उसका 50% वाला जो क्लोज था उसको वापस लाएगा कि अब जो है 50% से ऊपर आप नहीं जाएंगे। फिर आर्टिकल 330 और 332 इनको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 330 और 332 जो है SC ST को स्टेट की पार्लियामेंट की और स्टेट की असेंबली में रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल 330 और 332 जैसे MP और MLA बनते हैं वहां भी उनकी सीट रिजर्व की जाएगी। आर्टिकल 243D याद रखेंगे, ये पंचायत में SC और ST की सीट, आपने सुना होगा प्रधानी के इलेक्शन होने वाले हैं, पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, इस बार SC की सीट आई है,
इस बार जनरल की सीट आई है, तो एससी की जो सीट है उस बार एससी में कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ता, एससी कैंडिडेट आता है। तो ये 243 के डी में प्रावधान किया गया है एससी एसटी की पंचायत के इलेक्शन के लिए। और 233 टी इसमें प्रावधान किया गया कि जो म्यूनिसिपैलिटी हैं, जो शहरों में या नगरों में इलेक्शन होते हैं, उसमें भी एससी एसटी को प्रावधान किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा कंटेंट है आपके यूपीएससी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए काम आएगा। अब जो जुडिशियल स्क्रूटनी है रिजर्वेशन पे, उसमें क्या क्या दिया गया। एक केस आया स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराई राजन का केस था। ये चंपकम दोराई राजन काफी फेमस है, 1951 का केस। और इसी केस के बाद पहला अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट भी हुआ। इसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन का केस था, मुद्दा इसमें उठाया गया था, चंपकम दोराई राजन का केस। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी भी एग्जाम के। जब ये आर्टिकल 16(4) की जो प्रोवाइड करता है मतलब रिजर्वेशन, उसकी इसमें बात की गई थी। इसमें जिक्र किया गया था कि एम्प्लॉयमेंट में बैकवर्ड क्लासेस को, जो सिटीजन्स हैं, उनको मतलब रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। जो पार्लियामेंट में अमेंड हुआ फिर आर्टिकल 15 जो क्लॉज 4 इसमें ऐड किया गया था। तो ये कोशिश क्या है वो तो हमने पीछे देखा, जो संविधान ने प्रोविजन किए हैं। यहाँ पर क्या है, जो जुडिशियल यानी कि जो कोर्ट वगैरह ने उसमें अमेंडमेंट किए हैं, उनके बारे में दिया है। फिर एक इंदिरा साहनी का केस आया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस था। इसमें जो आर्टिकल 16(4) था उसको एग्जामिन किया था कोर्ट ने, उसको स्टडी किया था, बाद में अपना डिसीजन दिया था। मतलब यहाँ पर हम वही चीज दे रहे हैं जिसमें कोर्ट ने कोशिश की है। और संविधान ने क्या प्रोविजन किए थे, कोर्ट ने उसमें क्या किया है। फिर इसी केस में जो इंदिरा साहनी वाला केस था, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था कि ओबीसी में अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो वहां पर क्रीमी लेयर की लिमिट लगा दीजिए, जो लोग अपलिफ्ट हो जाएंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने ये भी दिया था कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं, जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं होगा। फिर एक सुप्रीम कोर्ट में एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था। इसमें भी रिजर्वेशन की बात की गई थी। सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए, मतलब जो SC ST हैं वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो सकते हैं। जो SC ST कम्युनिटीज हैं वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उसमें अगर उनका रिप्रेजेंटेशन ना हो तो उनको मतलब रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 वाले केस में कि अगर SC ST सोशली पीछे हो, एजुकेशनली पीछे हो, तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अगर वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनका मतलब रिप्रेजेंटेशन कम हो तो उनको आरक्षण दिया जा सकता है। अगर जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो मतलब प्रभावित ना हो, जैसे कि अगर सपोज करो इतना हमने आरक्षण दे दिया कि सपोज करो हमें IAS ऑफिसर बनाने हैं, लेकिन वो क्वालिटी के ऑफिसर ना मिले आरक्षण की वजह से। दूसरी चीज, अगर हमें इंजीनियर चाहिए लेकिन हम इतना आरक्षण नहीं दे सकते कि इंजीनियर हमें अच्छे इंजीनियर ना मिले, तो हम रिजर्वेशन में उतना आरक्षण ना दें ताकि हमें अच्छे इंजीनियर ना मिले। तो कोर्ट ने इस पर लिमिट लगा दी कि इतना आरक्षण नहीं देना है या उस लेवल तक आरक्षण देना है कि ताकि अपलिफ्ट किया जाए। अपलिफ्ट करने के लिए जो पिछड़े लोग हैं या वंचित समाज थे उनको आगे लाया जाना है, ना कि जो हमारी क्वालिटी है हमारे काम की या जॉब की वो खराब करनी है। तो ये सारी चीज आ गई थी। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस था 2018 का। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था रिजर्वेशन के प्रमोशन है उसमें कोई भी मतलब प्रमोशन में आप लोग आरक्षण ना दें, प्रमोशन में आरक्षण देने की वजह से क्वालिटी खराब होगी। तो इस तरह के केसेस भी कोर्ट ने दिए हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब हमें रिजर्वेशन की नीड क्यों है? सबसे पहले तो ये सवाल है कि रिजर्वेशन पे इतनी लड़ाई चलती है, रिजर्वेशन चाहिए क्यों होता है? रिजर्वेशन एक तो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ था कुछ कास्ट के साथ, कुछ जातियों के साथ, कुछ लोगों के साथ, कुछ ग्रुप के साथ, तो वो बैकवर्ड हो गए थे, इसलिए उनको अपलिफ्ट करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए इनको लाया गया। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाने के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज करो एग्जाम्पल समझाता हूं, दो लोग रनिंग कर रहे हैं, एक कंपटीशन है, रनिंग कंपटीशन, दो लोग दौड़ रहे हैं, एक के पास शूज है बहुत अच्छे वाले, बाकी पूरी ड्रेस है, पूरा इंतजाम है, एक बच्चे के पास शूज नहीं है। तो वहां क्या किया जाएगा? लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाएगा। मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड से मतलब यहाँ ये है कि जिस बच्चे के पास जूते नहीं है, शूज नहीं है, उसको शूज प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये नहीं होगा, एक एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो ये पूरा पाथ है, इस पर दो लोग दौड़ रहे हैं, यहां पर ये A है, सपोज करो ये B है। अब ये A किसी बैकवर्ड क्लास से है, या कह सकते हैं जिन लोगों के साथ पहले ज्यादती हुई है उससे है, ये किसी फॉरवर्ड क्लास से या मान लो जनरल से है। तो अब ये नहीं होगा कि इस A वाले को इधर दौड़ाया जाना तो यहां खड़ा कर देंगे,
बी वाला यहां से दौड़ेगा और ए वाला यहां से दौड़ेगा और एंड पॉइंट ये है, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये था, इसका मतलब जो है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मतलब ये है कि सबको फील्ड बराबर होना चाहिए, बराबर लेवल का। तो ए भी यहीं से रनिंग करेगा, बी भी यहीं से रनिंग स्टार्ट करेगा, ए के लिए भी एंड पॉइंट यही है, बी के लिए भी यही है। लेकिन ए के पास जूते नहीं थे तो गवर्नमेंट को उसको जूते प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। मतलब यह है कि सबको इक्वालिटी दे दी जाए, लेकिन जो कंपटीशन है वो बराबर रहेगा। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना था इनके लिए, ये इसकी जरूरत थी। जो रिप्रेजेंटेशन है वो हिसाब से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर क्लास का, और एडवांसमेंट जो है बैकवर्ड क्लासेस का वो भी किया जाना चाहिए। ये इसका रिजर्वेशन का मतलब मकसद है असल। इंश्योर किया जाना चाहिए क्वालिटी एज बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी। मतलब यह है कि क्वालिटी जरूरी है। मैंने जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है, आप अपनी जॉब का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसे आरक्षण इस बेस पे ना दें कि जो क्वांटिटी है वो बढ़ती रहे, क्वालिटी ना बढ़े किसी भी जॉब में, कह सकते हैं आप। तो यहां पर सिर्फ क्या है, अगर कोई ग्रुप एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उसको एजुकेशन का प्लेटफॉर्म दो, उसको आप कह सकते हैं स्कॉलरशिप दीजिए, उसको बुक प्रोवाइड कराइए, उसको ऐसा एटमॉस्फेयर बना के दीजिए ताकि वो पढ़ सके। लेकिन जब कंपटीशन होगा तो उसको बराबर कंपटीशन से गुजरना चाहिए। और अब जो है रिजर्वेशन के कुछ लोग खिलाफ भी रहते हैं। तो रिजर्वेशन के खिलाफ रहने की इनकी बहुत सारी वजह है कि रिजर्वेशन देने से जो दूसरे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनके मन में एक कह सकते हैं एहसास कमतरी कह सकते हैं कि जो ये लोग हैं वो अपने आप को कम आंकने लगते हैं कि इन लोगों के सामने हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन के आड़ में मेहनत कम करते हैं। तो ये इन लोगों के कुछ आर्ग्यूमेंट हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं। अब इसमें यह भी एक सवाल उठता है कि अगर हम रिजर्वेशन देते हैं तो उससे नैरो पॉलिटिक्स होती है। आप भी देखते रहते होंगे रिजर्वेशन के नाम पे पॉलिटिक्स चलती रहती है। जैसे अभी कमेंट आया है मान लो अमित शाह का, उसी तरह से अलग अलग जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, इलेक्शन के टाइम पे ऐसे ऐसे कमेंट आते रहते हैं अलग अलग तरह के कि हम उनको रिजर्वेशन दे देंगे, जहां से वोट लेना हो उसको रिजर्वेशन दे दिया, उसको रिजर्वेशन दे दिया, या ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल जो नैरो पॉलिटिकल आ जाता है, पॉलिटिकल व्यूज आ जाते हैं। तो ये भी ये लोग मतलब ये लोग जो हैं इस पे कमेंट करते हैं। फिर जो है डोमिनेंट हो गया एलिट क्लास का। जो लोग ओबीसी में, एससी एसटी में थोड़े से ऊपर हैं, थोड़े अमीर हैं उन क्लासेस में, तो वो एक्चुअल में उस रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं। जिनको मिलना चाहिए था रिजर्वेशन उनको नहीं मिलता, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच यहां तक नहीं है। उन्हें तो यही नहीं पता हमें रिजर्वेशन मिलता भी है कि नहीं मिलता है, मिलता है तो कैसे लेना है, पढ़ना है कैसे पढ़ना है, क्या क्या स्कीम है गवर्नमेंट की, उनको पता ही नहीं है। जो इनकी डोमिनेंट क्लास है इन ग्रुप में, वो इसका फायदा उठा लेती है। रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन के पीछे डिमांड क्या, जो डिमांड बढ़ रही है उसके पीछे वजह क्या है? एक वजह सबसे पहले यह है कि गवर्नमेंट जॉब की आपको पता हमारे समाज में ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन के बेस पे जल्दी लग जाती है, कम नंबरों पे लग जाती है, कम परसेंटेज पे लग जाती है। सपोज करो नेट का एग्जाम किसी को देना है तो SC ST OBC वाले होंगे, उनकी परसेंटेज कम चाहिए, जनरल वालों की परसेंटेज ज़्यादा चाहिए। तो उसीलिए इसकी जो डिमांड है वो बार बार मतलब अलग अलग टाइम पर बढ़ती रहती है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है उसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती है। हर कोई चाहता मुझे रिजर्वेशन मिल जाए, मुझे रिजर्वेशन मिल जाए। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर प्रीविलेज के लॉज करने का फियर होता है कि हम जो प्रीविलेजेस कास्ट हैं या मान लो धर्म है या लोग हैं, प्रीविलेजेस जो क्लास हैं, वो सोचते हैं कि हम पीछे रह जाएंगे। रिजर्वेशन के चक्कर में इन लोगों को जॉब मिल जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे, हम पैसे में पीछे रह जाएंगे। तो उसका भी डर रहता है। तो ये भी वजह हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब, आपको गवर्नमेंट जॉब का मैंने बताया, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम SC में आ जाएं, ST में आ जाएं, OBC में आ जाएं। वो चाहते हैं कि हम इसमें आ जाएं। तो इस वजह से भी इसको ज़्यादा मतलब लोग वो करते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन पर एक कमेंट आया था, उसके वजह से उस कमेंट को तो उतना ध्यान में नहीं दिया, लेकिन इसका प्रोविजन क्या है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, कोर्ट वगैरह ने इस पे क्या डिसीजन दिए हैं, ये सारी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी अच्छाई इसकी बुराई क्या है, वो सब हमने डिस्कस किया है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है आपको ये जो सेशन है पसंद आया होगा। अब अपना कमेंट मुझे जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि क्या रिजर्वेशन आपके लिए मतलब रिजर्वेशन हमारे भारत में होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपका
कमेंट बहुत जरूरी है। इस तरह के सवाल आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है इस तरह के कि आपको व्यूज देखे, आप किसी टॉपिक पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है। तो आपकी जो सोच है रिजर्वेशन के बारे में वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या रिजर्वेशन भारत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए या किसी आधार पर जो आपका बीच का रास्ता है उसके आधार पर चलता रहना चाहिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद करते पसंद आया होगा सेशन। फिर मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।